वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की 5th क्लास है जिसमें हम थायराइड कार्टिलेज के बचे हुए हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की 4 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं। पहली क्लास में इंट्रोडक्शन देखा, दूसरी क्लास में नोज एंड नेजल कैविटी के बारे में पढ़ा, थर्ड क्लास में आपने फेरिंग्स पढ़ा, फोर्थ क्लास में आपने थायराइड लेरिंग्स को पढ़ा था। लेरिंग्स का भी हमने थायराइड कार्टिलेज तक कवर अप कर लिया था। ठीक है, अगर आपको कोई भी उस वीडियो में डाउट है तो आप ग्रुप में बता सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे, या फिर अपने कमेंट सेक्शन में वो डाउट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। अगर किसी बच्चे ने पहली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों चारों वीडियो जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की उठाई हैं उनके लिंक्स मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर उसकी पर्टिकुलर लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है लेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की हमारी 5वीं क्लास है ये। द लैरिंग्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसमें। इससे पहले हमने थायराइड कार्टिलेज तक पढ़ लिया था। ठीक है, रिकेप फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। तो एक बार हम प्रीवियस क्लास को रिकेप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या देखा है। पहले हमने पढ़ा था लैरिंग्स के बारे में। ठीक है, लैरिंग्स जिसे आप एक मिनट, हाँ, लैरिंग्स जिसे आप वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़े स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लैरिंग्स। पहले आपने पढ़े लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, जिसमें इसमें आपने पढ़ा था सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, है ना। कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। सुपीरियरली हार्ड बोन प्रेजेंट होती है, इंफीरियरली ट्रैकिया होता है, एंटीरियरली नेक मसल्स होती हैं, पोस्टीरियरली लैरिंगोफेरिंक्स होता है, और सर्वाइकल्स होती हैं C3, C4, C5, C6। और लेटरली, है ना, लेटरली यानी कि साइड में लूप्स ऑफ थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर में आपने 9 पीस ऑफ कार्टिलेजेस पढ़े थे, 9 पीस ऑफ कार्टिलेजेस, जिसमें से 3 सिंगल पीसेस थे। ठीक है, जिसमें से 3 सिंगल पीसेस थे और 3 पेयर्स में थे। तो पेयर वाले टोटल 6 हो गए और ये 3 हो गए, तो टोटल हो गए 9 कार्टिलेज। जो 3 सिंगल पीसेस थे वो थायराइड कार्टिलेज था, एपिग्लॉटिस थी, क्रिकोइड कार्टिलेज था। जो पेयर्स थे वो आर्टेनॉइड कार्टिलेज था, क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज था, और कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज था। जो पेयर्स में थे तो टोटल ये नंबरिंग 6 हो गई। इसके बाद आपने देखा था आर्टेनॉइड कार्टिलेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपने मसल्स पढ़ी थी। हमने 2 तरह की मसल्स पढ़ी थी आपके लैरिंग्स की। वो होती हैं आपकी एक्सटेंसिंग मसल्स और आपकी इंट्रेंसिक मसल्स। एक्सटेंसिंग मसल्स हमारे लैरिंग्स को सराउंडिंग के स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर रही है, फिक्स करवा रही है। और जो इंट्रेंसिक मसल्स थी वो हमारे लैरिंग्स के जितने भी हमने कार्टिलेज पढ़े थे 9 पीसेस को, उन 9 पीसेस को एक दूसरे से अटैच कर रही थी, वो होती है आपकी इंट्रेंसिक मसल्स। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा थायराइड ग्लैंड, सॉरी थायराइड नहीं यार, ग्लैंड बार बार याद आ रहा है, थायराइड ग्लैंड नहीं, थायराइड कार्टिलेज। इसके बाद आपने डिस्कस किया था थायराइड कार्टिलेज को। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। थायराइड कार्टिलेज को हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्टिलेज की, जो कि तीन सिंगल कार्टिलेज में से दूसरा कार्टिलेज है, दैट इज एपिग्लोटिस। ठीक है, हम आज बात करेंगे एपिग्लोटिस की। तो बेसिकली जो एपिग्लोटिस होता है ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली ये मेडअप होता है, इट मेडअप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि जो मेरा एपिग्लोटिस है वो एक लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो बनी होती है इलास्टिक कार्टिलेज की। इससे पहले आपने थायराइड कार्टिलेज पढ़ा था, वो हाइलेन कार्टिलेज का बन रहा था। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है वो बन किससे रहा है। जो मेरा थायराइड कार्टिलेज था वो हाइलेन कार्टिलेज से बन रहा था, और जो मेरी एपिग्लोटिस है वो इलास्टिक कार्टिलेज से बन रही है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि ये कवर होता है ना, इट इट कवर बाय एपिथेलियम। जो एपिग्लोटिस होती है वो कवर होती है किससे, आपके एपिथेलियम से। ठीक है,
ठीक है भाई, ये कवर होती है एपिथेलियम से। अब आगे बात करते हैं। देखो अब मैं एपिग्लोटिस आपको दिखाता हूँ, तो ये आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये यहाँ से लेके ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर जो है ये पूरा का पूरा ऐसे, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर मेरा कहला रहा है एपिग्लोटिस। अब एपिग्लोटिस को अगर आप देखोगे कि जो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला जहां से नैरो हुआ है ये वाला हिस्सा ना, इसे हम बोलते हैं स्टेम ऑफ एपिग्लोटिस, इसे बोलते हैं स्टेम ऑफ एपिग्लोटिस, ठीक है। तो स्टेम ऑफ एपिग्लोटिस। अब एक चीज और देख रहे हो कि जो ये मेरा ये वाला हिस्सा है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था, ये मेरा है थायराइड कार्टिलेज, ये मेरा क्या है, थायराइड कार्टिलेज है। तो आप देख रहे हो कि जो ये स्टेम ऑफ एपिग्लोटिस है ये नीचे जाके है ना, ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ये वाला हिस्सा है क्रिकोइड कार्टिलेज का, लेकिन ये आगे की तरफ है ना, ये आगे की तरफ यानी कि जो ये आपको उभरा हुआ हिस्सा है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है ना, वो वाला पार्ट उस पार्ट से अटैच होती है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो कि जो यहाँ पे लिखो, द स्टेम ऑफ एपिग्लोटिस इज अटैच्ड एंटीरियर anteriorly to the uh, rim of rim of हमारा कौन सा कार्टिलेज था ये, थायराइड कार्टिलेज, रिम ऑफ थायराइड कार्टिलेज। एंड इसके साथ साथ ये ऊपर की तरफ जाओगे तो हायोइड बोन से भी अटैच होती है, एंड हायोइड बोन है ना। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, ये पोस्टीरियर पार्ट दिखा रहा हूं मैं ना, अगर इसका एंटीरियर पार्ट दिखाऊं तो ये वाला देखो, ये वाला हिस्सा है, ये आगे की तरफ से आपको इतना हिस्सा दिखता है एपिग्लोटिस का, और ये मेरी हायोइड बोन है, तो ये हायोइड बोन से भी अटैच होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि पीछे की तरफ से नीचे की तरफ जाओगे, इंफीरियरली जब आप जाओगे तो ये अटैच होती है रिम ऑफ थायराइड कार्टिलेज, लेकिन जैसे ही ऊपर की तरफ आती है तो ये अटैच, वहां पे भी अटैच होती है, यहाँ पे भी देखो ये वाला हिस्सा थायराइड बोन का है, तो ये ऊपर की तरफ आएगा तो ये हायोइड बोन यहाँ पे अटैच होती है, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है इसके जो मैं अब इसे देख रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पे ये खाली होता है, ये वाला हिस्सा पूरा खाली होता है, यहाँ पे लैरिंक्स होता है। और जब भी आप किसी चीज को स्वेलो करते हो तो ये वाली जो एपिग्लोटिस ये इसके ऊपर ऐसे फ्लैप हो जाती है। सपोज करो ये लैरिंक्स है, ये वाला पोर्शन लैरिंक्स है, यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ दिखाऊं कोई चीज, देखो इसको देखते हैं ना, एक मिनट बस, ये वाला पोर्शन सपोज करो ये जो है ये एपिग्लोटिस है, ठीक है, ये ऐसे अटैच है ना, ये पोस्टीरियर पोर्शन है इसका है ना। आप इसे एंट्री की तरफ से देख रहे हो, मेरी तरफ से पोस्टीरियर है। तो जब भी आप कुछ खाना खाते हो तो वो ये जो एपिग्लोटिस है ये लेरिंक्स के ऊपर ऐसे कवर है, एक फ्लैप की तरफ इसे कवर कर लेती है ताकि खाना इसके अंदर एंटर ना हो, वो सीधा का सीधा किसके अंदर चला जाए, ईसोफेगस के अंदर चला जाए, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे चले। एक पॉइंट और लिखो इसमें कि इट्स ब्रॉड पार्ट, जो एपिग्लोटिस है ना, ये एपिग्लोटिस पूरी की पूरी एपिग्लोटिस है, ये वाला पूरा पोर्शन एपिग्लोटिस है, ये वाला, ये इसका ब्रॉड पार्ट है, ठीक है, ये इसका नैरो पार्ट है, ठीक है, ये इसका है ब्रॉड पार्ट, और ये वाला जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये है इसका नैरो पार्ट। तो वो कह रहा है कि द ब्रॉड पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस इज ओनली पार्ट विच कैन, सॉरी, इज ओनली, ऐसे लिखो, इज ओनली मूवेबल पार्ट ऑफ एपिग्लोटिस, ठीक है। ये मूव करता है, और इसके मूव भी कौन से करेगा, ओनली इन अप एंड डाउन डायरेक्शन, ठीक है। अब मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि लेरिंक्स था, लेरिंक्स ऊपर से फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर था, और जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ये जो है एपिग्लोटिस है, इसकी मूवमेंट होती है, ये डाउन हुआ ये अप हुआ, ये डाउन हुआ ये अप हुआ, ये डाउन हुआ ये अप हुआ। जैसे आप कोई भी चीज आप खाओगे तो ठीक है, स्वेलो कर, जैसे आप उसे निगलोगे, इवन आप अपना सलाइवा भी निगलते हो है ना,
तो आप एक बार निगल के देखो कि जब आप इसे स्वेलो करते हो ना तो ये क्लोज हो जाता है, लेरेंक्स क्लोज होता है, और जब लेरेंक्स क्लोज होता है तो एयरवे आपकी लंग्स में एंटर होगी नहीं। तो आप कभी ये कोशिश करना है कि जब आप स्वेलो कर रहे हो तो किसी चीज को निगल रहे हो तो स्वेलोइंग को बीच में रोक के देखो, यहीं पे गले में रोक के देखो, और तब आप सांस लेने की कोशिश करो। आपको इनहेलेशन नहीं आएगा, आप सांस नहीं ले पाओगे। क्यों नहीं ले पाओगे? क्योंकि आपकी जो एपिग्लोटिस है उसने आपके लेरिंग्स को क्लोज कर रखा है। तो जैसे ही स्वेलोइंग पूरी हो जाती है, वो ईसोफेगस के अंदर एंटर होता है। वो कोई भी जो भी चीज आपकी सलाइवा हो, वाटर हो, आपका फूड पार्टिकल, कुछ भी आप खा रहे हो, जैसे आप स्वेलो कर रहे हो, जैसे आप निगल रहे हो, जैसे ही वो ईसोफेगस के अंदर एंटर होगा, ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा और एयरवे को रास्ता दे देगा लेरेंस के अंदर जाने के लिए, सॉरी, लेरेंस के थ्रू लंग्स तक पहुंचने के लिए, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वापस से चालू हो जाएगा। तो जब भी आप कोई चीज स्वेलो करते हो तो कुछ अमाउंट ऑफ पॉइंट के लिए आपका जो लेरेंस है वो क्लोज होता है। जैसे ही आपकी बाइट, जो भी आप खाना खा रहे होते हो, वो जैसे ही ईसोफेगस के अंदर एंटर होता है ये वापस से खुल जाता है। इसलिए हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, हमारे मम्मी पापा कहते हैं कि खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। वो इसीलिए नहीं बोलना चाहिए कि अगर आप खा रहे हो तो खाने के बाद जैसे आप निगलोगे, और निगलने के टाइम अगर आपने बोला, अब बोलना जो होता है, जो स्पीच प्रोडक्शन होता है, वो बेसिकली वोकल कॉर्ड से होता है, और वोकल कॉर्ड्स हमारी लेरिंक्स से ऊपर होती है। तो अगर वोकल आपको बोलना है, मैं जो बोल रहा हूं, तो इस बोलने के लिए जो आपको आवाज सुन रही है, इसकी जो पिच सुनाई दे रही है, इसकी जो रेजोनेंस आपको सुनाई दे रहा है, वो वोकल कॉर्ड की वजह से दे रहा है। और वोकल कॉर्ड की वजह से आपको जो सुन रहा है वो इसलिए सुन रहा है क्योंकि वहां से हवा होकर गुजर रही है, और उसको, जो मेरी वोकल कॉर्ड है, उनको वाइब्रेट कर रही है। तो जब आप बोलते हो तो आपके जो लैरिंक्स है वो खुल जाता है, यानी कि एपिग्लोटिस जो ऊपर की तरफ खुल जाती है। और आपने अब सॉरी, आप खा भी रहे हो, आप बोल भी रहे हो। खा रहे हो इसका मतलब स्वेलो करोगे, स्वेलो करोगे तो एपिग्लोटिस को होना था बंद, लेकिन आपने क्या करा, बोला। अब बोला तो एपिग्लोटिस फिर से खुल गई, और एपिग्लोटिस जैसे ही खुली तो ऊपर वाली बाइट ईसोफेगस में ना जाके आपकी इसके अंदर चली जाती है, लेरेंक्स के अंदर चली जाती है। फिर वहां पे गैग रिफ्लेक्स, एकदम बहुत ज्यादा खांसी होती है, बहुत सीवियर खांसी होती है ना, कफ होता है, जो एक हमारा प्रिवेंटिव रेस्पॉन्स है बॉडी का। ठीक है, तो ये इस चीज का ध्यान रखना कि जो एपिग्लोटिस है वो हमारे लेरिंग्स को कवर करती है जब आप किसी चीज को स्वेलो करते हो। ठीक है, और क्यों करती है? ताकि कोई भी चीज आपके लंग्स के या फिर लेरिंग्स में एंटर ना हो सके एक्सेप्ट एयर। ठीक है, तो यहां पे एक पॉइंट और लिख लो कि एपिग्लोटिस ग्लोटिस क्लोज द larynx ड्यूरिंग swallowing to prevent entry of any swallowing particle, any swallowing particle। मैं यहाँ पे फूड पार्टिकल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ स्वेलिंग पार्टिकल, इनटू द लंग्स, इनटू द लंग्स। मैं यहाँ पे फूड पार्टिकल क्यों नहीं लिख रहा हूँ? क्योंकि स्वेलो आप सलाइवा भी करते हो, आप वाटर को भी स्वेलो करते हो, निगलते हो, आप फूड को भी स्वेलो करते हो। तो यहाँ पे जो भी चीज आप निगल रहे हो, कुछ भी है वो, ठीक है, तो वो चीज आपके, जैसे आप स्वेलो, यानी कि पेरिस्टेलिस मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट होगी, माउथ से स्टार्ट होगी पेरिस्टेलिस मूवमेंट स्वेलोइंग वाला, तो तभी आपका क्या हो जाएगा, जो लैरिंक्स है वो क्लोज हो जाएगा, और जैसे ही वो ईसोफेगस के अंदर, लैरिंगोफेरेंक्स से होती हुई ईसोफेगस के अंदर एंटर हो जाएगी, उसी टाइम पे आपका जो एपिग्लोटिस ओपन हो जाएगा, आपका लेरेंक्स खुल जाएगा। ठीक है, आई आई होप आपको ये एपिग्लोटिस वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्रिकोइड कार्टिलेज, है ना। अब क्रिकोइड कार्टिलेज पहले डायग्राम में देख लो, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला है ना, ग्रीन वाला हिस्सा जो ये दिख रहा है, ये वाला, ये मेरा कहलाता है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्या कहलाता है? मेरा क्रिकोइड कार्टिलेज कहलाता है। तो इसमें पॉइंट लिखो, द क्रिकोइड कार्टिलेज इट lies below the thyroid cartilage, it lies below the thyroid cartilage। ठीक है, it also made up of hyaline cartilage। ये भी किसका बना है? हाइलैंड कार्टिलेज का बना है। ठीक है, तो आपने देखा कि जो क्रिकोइड कार्टिलेज है वो थायराइड कार्टिलेज से नीचे है, आप इमेज में देख पा रहे हो ना, ये मेरा थायराइड कार्टिलेज है, और इसके नीचे मेरा क्रिकोइड कार्टिलेज है। जब मैंने आपको थायराइड कार्टिलेज बताया था तो मैंने आपको कहा था कि जो थायराइड कार्टिलेज होता है
वो क्रिकोइड कार्टिलेज से अटैच होता है बाय द लिगामेंट्स ऑफ क्रीकोथायरॉयड लिगामेंट, है ना, ये रहा क्रीकोथायरॉयड लिगामेंट। जो क्रीकोथायरॉयड लिगामेंट से जो मेरा थायरॉयड अटैच होता है, वो समझ में आया ना वो पॉइंट। आगे अगर बात करूं, इट इज शेप ऑफ सिग्नेट रिंग। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं, है ना, अगर मैं बात करूं शेप ऑफ क्रीकोइड कार्टिलेज, तो वो होती है सिग्नेट रिंग जैसी। अब सिग्नेट रिंग क्या होती है, आपने कई बार देखा होगा, मूवियों में देखा होगा, है ना, कि जो राजा महाराजा बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनते थे, है ना, ऐसे वो नीचे का सरफेस पूरा का पूरा वो रहेगा, क्या कहते हैं, फ्लैट रहेगा, ऊपर हिस्सा उभरा हुआ रहेगा, उसमें कुछ नाम या कुछ लेटर गुदा हुआ होता है ना। तो वो वाला पोर्शन क्या कहलाता है, वो रिंग क्या कहलाती है, सिग्नेट रिंग कहलाती है, यानी कि जिसपे किसी चीज का सिग्नेचर होता है बेसिकली, है ना। जैसे अगर आप ये देखो, आपने कोई रिंग पहनी है ना, रिंग पहनी है, रिंग में आप ऊपर मोती लगा देते हो, तो उस मोती की जगह आपको लेटर छपवा दो उस पे, तो क्या देखोगे आप, जो नीचे वाला पोर्शन होगा रिंग का वो पतला होगा, और ऊपर वाला जो हिस्सा है वो मोटा होगा, क्योंकि उस पर कोई लेटर गुदा हुआ होगा। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि जो ये होती है, इसकी जो शेप होती है वो सिग्नेट रिंग जैसी होती है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, अब इस सिग्नेट रिंग के, है ना, अब मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जैसे अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे दूं, तो जैसे सपोज करो ये नीचे वाला पोर्शन हुआ, ठीक है, और ये ऊपर वाला हिस्सा हुआ, और ऊपर वाला हिस्सा अब इसका ब्रॉड है ऐसे, ठीक है। तो आपने इसके दो पार्ट्स देखे हैं, एंड नैरो पार्ट और इसका ब्रॉड पार्ट। तो जो ये नैरो वाला पार्ट है, ये होता है एंटीरियर पार्ट, ये होता है एंटीरियर पार्ट, और जो ब्रॉड वाला ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है ना भाई। तो अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देखोगे, तो बेसिकली ये यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है ना, ये मेरा क्रिकॉइड कार्टिलेज है वो यहाँ से पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये वाला जो आगे की तरफ आप इसे सामने की तरफ देखोगे, वो इसका नैरो पार्ट होता है, और इसका पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पर देखो, इसका ये डायग्राम है ना, ये इसका नैरो वाला पार्ट है, आगे की तरफ का वाला हिस्सा है, और ये इसके पीछे वाले हिस्से हैं, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट है, ये इसका साइड व्यू है, लेटरल व्यू है इसका, है ना। अगर इस डायग्राम को यहाँ पे देखोगे, तो ये देखो, ये हुआ एंट्री वाला पार्ट, जिसमें मैंने रिंग बताई थी, ये रिंग वाला पतला वाला हिस्सा है ना, ऊपर की तरफ जाके ये मोटा हो जाता है यहाँ से ऐसे, इसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग, एग्जाम्पल ऑफ सिग्नेट रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये वाले पोर्शन है, इन पे आगे जुड़ता है आपका थायराइड कार्टिलेज, और इस पे आपको जुड़ता है आपका आर्टेनॉइड कार्टिलेज, जब आगे पढ़ोगे, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज हम पढ़ चुके हैं कि थायराइड कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है, तो वो इस पॉइंट पर आगे जुड़ता है, एक ये वाला पोर्शन है इधर, ये वाला, और एक ये वाला, इन दोनों से जुड़ जाते हैं आपके थायराइड कार्टिलेज, और ये जो दो ओपनिंग इधर दिख रही है यहाँ पे, इन पे आगे जाके आप जुड़ेंगे आर्टेनॉइड कार्टिलेज। तो ध्यान रखना, आर्टेनॉइड कार्टिलेज क्रिकॉइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। जब मैं आपको आर्टेनॉइड कार्टिलेज बढ़ाऊंगा, तब वहां पे भी इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज कार्टिलेज कवर larynx anteriorly anterior anteriorly by narrow part and posteriorly by broad part, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं क्रिकॉइड कार्टिलेज में, कि इस डायग्राम को देखो आप, ये वाला पोर्शन, आगे की तरफ जो ये वाला पार्ट है, ये नैरो पार्ट है जो जुड़ा हुआ है लेरेंक्स के, है ना, और थायराइड कार्टिलेज से। तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, इट इट्स पोस्टीरियर पार्ट इज अटैच्ड with the arytenoid कार्टिलेज, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो मेरा पोस्टीरियर पार्ट है वो अटैच होता है आर्टेनॉइड कार्टिलेज से, ठीक है।
आपने क्रिकोइड कार्टिलेज के बारे में देख लिया है। अभी और रहता है, आपने पहले इसमें देखा कि हाइलैंड कार्टिलेज का बना होता है। इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियरली ये नैरो होता है और पोस्टीरियरली ये ब्रॉड होता है। पोस्टीरियर पार्ट से आपका आर्टेनोइड कार्टिलेज अटैच होता है, उसके साथ साथ थायराइड कार्टिलेज भी अटैच होता है, जो हम पहले आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो मेरा ये क्रिकोइड कार्टिलेज है, इसकी हम बात करते हैं कि किससे लाइन होता है। तो यहाँ पे लिखो जो ये मेरा सॉरी क्रिकोइड कार्टिलेज है, वो लाइन होता है सीलेटेड, लाइंड बाय ciliated columnar epithelium। ठीक है, सही लगता है जुकाम होगा ठंडी की वजह से। तो ये इसने क्या बोला है कि जो मेरा क्रिकोइड कार्टिलेज है वो लाइन होता है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से। तो अब नेक्स्ट अब वो क्या 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 कह रहा है कि ये नीचे की तरफ अब आओगे, है ना, ये नीचे की तरफ जब अब आओगे ये वाला, ठीक है, ये वाला ये इसका क्या है, क्रिकोइड कार्टिलेज है मेरी। ठीक है, और इसके नीचे मेरा ये वाला जो है, ये ट्रैकिया यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है, ये ट्रैकिया की पहली रिंग है, ट्रैकिया की पहली रिंग है। तो इसके बीच में जो ये जॉइंट बन रहा है, ये वाला जॉइंट, ये भी एक लिगामेंट से जुड़ा हुआ है। तो इस लिगामेंट का जो नाम है मैं यहां पे लिख देता हूं, क्रीको ट्रैकियल लिगामेंट। तो इसने क्या बोला है कि जो मेरा क्रिकोइड कार्टिलेज लोअर पार्ट से जुड़ता है ट्रैकिया की पहली रिंग से। जो ट्रैकिया की पहली रिंग से जुड़ता है, तो जो लिगामेंट्स उसे ट्रैकिया की पहली रिंग से जोड़ रहे होते हैं, उन लिगामेंट्स को हम बोलते हैं क्रिकोट्रैकियल लिगामेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक पॉइंट और लिख लो, यहाँ पे ऐड कर लो कि द cricoid cartilage is attached with the first ring of trachea। ठीक है, और by the ligament, कौन से लिगामेंट से, क्रिकोइड है तो क्रीको ट्रैकिया की पहली रिंग, तो ट्रैकियल, क्रीको ट्रैकियल लिगामेंट। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि जो मेरा क्रिकोइड कार्टिलेज है वो ट्रैकिया की पहली रिंग से जुड़ा होता है बाय द हेल्प ऑफ क्रीको ट्रैकियल लिगामेंट। ठीक है, अब जो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये क्रिकोइड कार्टिलेज, यहाँ पे देखो, ये पूरा पीछे ऊपर ही देख लो पहले, है ना, फिर उसको बाद में बताऊंगा। ये जो क्रिकोइड कार्टिलेज है, ये इसका एंड पॉइंट है और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया। तो इसमें एक पॉइंट लिख लो कि जो मेरा क्रिकोइड कार्टिलेज है वो मार्क करता है क्या, एंड ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्रिकोइड कार्टिलेज मार्क द एंड ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि जो क्रिकोइड कार्टिलेज है ना, वो एंड उसका जो लोअर बॉर्डर है, इंफीरियर जो लोअर बॉर्डर है ना, ये वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर के बाद स्टार्ट हो जाता है ट्रैकिया। तो यहीं पे आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। जब हमने क्लास की इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ी तो हमने दो डिवीजन पढ़े थे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी में आपने पढ़ा था नोज, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। तो लैरिंग्स का जो क्रिकोइड कार्टिलेज है उसका भी लोअर बॉर्डर जो अटैच होता है ट्रैकिया की पहली रिंग से। तो क्रिकोइड का जो लोअर बॉर्डर है वहीं पे आपका क्या खत्म हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और इसके बाद स्टार्ट होता है ट्रैकिया, और ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, ये आपका पोस्टीरियर पोर्शन है, ये यहाँ पे देखो, ये अटैच हो रहा है आपका आर्टेनोइड कार्टिलेज। अगर मैं इसके पोस्टीरियर पोर्शन को देखूं तो पीछे की तरफ जाके ये अटैच हो रहे हैं आर्टेनोइड कार्टिलेज, इन्हीं आर्टेनोइड काटने से आगे जाके वोकल कॉर्ड्स अटैच होंगी। ठीक है, दूसरा ये वाला पोर्शन जो मेरा थायराइड कार्टिलेज का है,
तो यहाँ पे भी थायराइड कार्टिलेज अटैच हो रही है। ठीक है, तो यही पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा था ऊपर कि ये वाला क्रिटिकल कार्टिलेज कवर, नहीं ये नहीं लिखा ही नहीं गया वाला पॉइंट, नहीं ये नहीं लिखा है शायद, हाँ ये रहा, पोस्टर पार्ट अटैच विद द अल्टरनेट कार्टिलेज एंड थायराइड कार्टिलेज सॉरी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर लो, जो आपको मतलब एक एज अ गिफ्ट पॉइंट है, जो आपने आपको अभी तक नहीं पता होगा। गिफ्ट पॉइंट, हम हर एक क्लास में एक ना एक आपको गिफ्ट पॉइंट मिलता है। तो यहाँ पे देख लो, ये क्या कह रहा है कि जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, क्रिकॉइड कार्टिलेज इज द लैंडमार्क। ठीक है, लैंडमार्क बेसिकली क्या होते हैं, मतलब आप उसे एज अ माइलस्टोन यूज कर सकते हो कि इसको आइडेंटिफाई कीजिए, हाँ भाई ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इसके ऊपर नीचे जो भी जो आपको कुछ करना है, यानी कि आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि जैसे सपोज अगर मैं कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ प्रिक करना है, तो वो क्या क्या कर रहे हो आप, लैंडमार्क मानो। ये लैंडमार्क माने कि इस चीज को पकड़ के चलो, इस चीज के ऊपर या नीचे प्रिक करना है, इसके ऊपर प्रिक नहीं करना है। अब पूरे लैरिंग्स में अगर मैं कुछ बोलूँ मुझे एक जगह प्रिक करना है, अब वो एक जगह है कहाँ, कैसे बताओगे? तो उस चीज को डिफाइन करने के लिए, उस पोजीशन को एग्जैक्ट बताने के लिए हम लैंडमार्क्स यूज करते हैं। तो मेरा जो लैंडमार्क है क्रिकॉइड कार्टिलेज का, वो क्यों होता है, मैं इसको यूज करता हूं एज अ इमरजेंसी एयरवे, है ना। अब बेसिकली चलो लिख लो, क्रिकॉइड कार्टिलेज इज द लैंडमार्क फॉर मेकिंग इमरजेंसी एयरवे by the process by the procedure by the procedure known as ट्रैकियोस्टोमी। ट्रैकियोस्टोमी एक प्रोसीजर है जिसका नाम है ट्रैकियोस्टोमी। जो ट्रैकिया के अंदर हम दो रिंग्स के बीच में इस जो मसल्स हैं उनको काट के एक बाहर से ट्यूब डाल देते हैं, जिससे आप पेशेंट जैसे पेशेंट सांस लेता है ना। एक ट्यूब होती है जो एंडोट्रैकियल होती है, जो माउथ से होती है, ट्रैकिया में जाती है, एक हम यहीं से डाल देते हैं डायरेक्टली, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जो मेरा क्रिकॉइड कार्टिलेज है उसको हम लैंडमार्क मानते हैं इस ट्रैकियम ट्रैकियोस्टोमी प्रोसीजर को करने के लिए। यानी कि आप कभी कोई आप डॉक्टर देखोगे तो वो डॉक्टर क्या कहेगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज से नीचे क्या स्टार्ट हो रहा है, ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है ना। इसलिए हम इसे क्या मान रहे हैं, लैंडमार्क मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रैकिया है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज से नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका ट्रैकिया स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रैकिया के बेसिकली फर्स्ट और टू रिंग्स के बीच में हम ये कट लगाते हैं, या फिर टू और थर्ड के बीच में हम कट लगाते हैं और वहां पे एक ट्यूब डाल देते हैं। इसलिए हम ट्रैकेस्टोमी के प्रोसीजर के लिए क्रिकॉइड कार्टिलेज को एज अ लैंडमार्क समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये जो गिफ्ट मैंने आपको दिया है ये समझ में आ गया होगा क्लियरली, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब चलते हैं हम आर्टेनॉइड कार्टिलेज का। ये कार्टिलेज उन कार्टिलेज में से आखिरी कार्टिलेज है जिसको हम डिस्कस करने वाले थे। और आर्टेनॉइड कार्टिलेज पेयर्ड कार्टिलेज है। इससे पहले आपने थायराइड कार्टिलेज पढ़ा, इससे पहले आपने एपिग्लोटिस पढ़ी, इससे पहले आपने क्रिकॉइड कार्टिलेज पढ़ा। तो तीनों के तीनों कार्टिलेज कैसे थे, आपके सिंगल कार्टिलेज थे। अब आप पढ़ रहे हो आर्टेनॉइड कार्टिलेज जो कि पेयर्ड कार्टिलेज है ना। तो इसमें पहला पॉइंट लिखो कि एक तो ये इट इज अ पेयर्ड कार्टिलेज, पेयर्ड cartilage also made up of hyaline cartilage, made up of hyaline cartilage। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रखना कि जो पेयर कार्टिलेज थे वो तीन कार्टिलेज थे आपके, अल्टरनेट कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज और आपका कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। इन तीनों में से हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेट कार्टिलेज को, जो कि एक पेयर्ड कार्टिलेज है और एक किससे बना हुआ है, हार्डलिन कार्टिलेज से बना हुआ है। और इसकी जो शेप होती है ना, इसकी जो शेप होती है वो रफ शेप होती है। कैसी शेप होती है, रफ शेप होती है ना। ये देखो, ये दो दिख रहे हैं आपको, ये वाले पोर्शन, ये वाले, ये इनको हम बोलते हैं आर्टेनॉइड कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इनको, आर्टेनेड कार्टिलेज बोलते हैं, जो कि रफ शेप में होते हैं और आपके रफ शेप में होते हैं और हाइलाइन कार्टिलेज से बने होते हैं। इनकी अगर पोजीशन बोलूं, पोजीशन की बात करें तो दे अटैच पोस्टीरियरली
टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लोकेटेड एट द पोस्टीरियर एंड सुपीरियर पार्ट ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, है ना, ये यहाँ पे लिख सकते हो आप, ये वाला पोर्शन है ये। अब देखो ये क्रिकॉइड कार्टिलेज है, इसके ऊपर है, तो ये सुपीरियर पार्ट हो गया, है ना। बेसिकली यही लिखना है कि अटैच द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। अब कोई पूछ ले कि तुमसे क्रिकॉइड कार्टिलेज में भी कहाँ, तो आप कह सकते हो कि ऊपर की तरफ। क्या कह सकते हो, ऊपर की तरफ, सुपीरियर पार्ट की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सॉरी, दे अटैच, दे अटैच्ड विद वोकल कॉर्ड्स। आगे जाके किससे अटैच होंगे, वोकल कॉर्ड से अटैच होंगे। फिर मैं बोलूं कि जो वोकल कॉर्ड है वो मेरी आर्टिनोइड कार्टिलेज से आके अटैच होती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसमें एक पॉइंट लिख लो कि जितने भी आपने कार्टिलेज पढ़े उन सारे कार्टिलेज में से जो मेरा आर्टिनोइड कार्टिलेज है वो हाईली मूवेबल होता है। तो लिख लो, इट इज हाईली मूवेबल कार्टिलेज। तो मेरा जो बेसिकली आर्टिनोइड कार्टिलेज है वो कैसा है, हाईली मूवेबल कार्टिलेज होता है, और ये लाइन होता है सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम से। तो ये पॉइंट भी लिख लो, इट इट इज लाइन विद सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, आई होप आपको आर्टिनोइड कार्टिलेज समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। तो आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं ब्लड सप्लाई को। देखो ब्लड सप्लाई जो होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है आर्टीरियल ब्लड सप्लाई और एक होती है वीनस ड्रेनेज। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करवा रहा है, और वीनस ड्रेन यानी कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वहां से उठाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई होती है वो सुपीरियर प्लस इंफीरियर इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी से, लेरेंजियल आर्टरी। ठीक है, तो मेरा जो आर्टियल ब्लड सप्लाई है वो सप्लाई होती है बेसिकली सुपीरियर और इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी से। अगर मैं वीनस ड्रेनेज को बात करूं तो वीनस ड्रेनेज किया जाता है एक तो ये जो वो होती है, सॉरी एक मिनट, हाँ हाँ ये जो वीनस ड्रेनेज होता है वो थायराइड वेन उठाती है। कौन उठाती है, थायराइड वेन उठाती है सारे के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये आगे जाके जुड़ जाती है, इट जॉइन विद इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक है, तो आर्टरी ब्लड सप्लाई होती है सुपीरियर एंड इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी से। इसका जो वीनस ड्रेनेज होता है वो थायराइड वेन से होता है, और जो आगे जाके इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर जुड़ जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई बेसिकली जो होती है वो दो तरह से होती है, पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक जो सप्लाई होती है एक मिनट, जो सप्लाई होती है सुपीरियर और, हाँ, सुपीरियर प्लस रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, और ये दोनों ही ब्रांच होती हैं, ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, है ना। अभी नर्व अगर आपको इतनी समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं है, इनको बस याद कर लेना, जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ इनको याद कर लेना। आगे जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे सारी नर्व्स आपको पता चल जाएंगी कि वो वेगस नर्व्स कौन सी होती है। लास्ट में हमने पढ़ा था फेशियल नर्व पढ़ी थी, ग्लोसोफेरेंजियल पढ़ी थी। तो ये सारी जो नर्व्स है आप नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो बेसिकली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई होती है वो दो तरह की, मतलब एक वेगस नर्व से सप्लाई होती है, और इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और जो सिंपैथेटिक होती है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से होती है ना।
पैरासिम्पैथेटिक तो हुई इन दोनों से, और जो सिंपैथेटिक होती है, सिंपैथेटिक वो होती है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, अगर समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में नहीं आती है तो प्लीज टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अभी तक के लिए सिर्फ इनके नाम याद रख लो कि हाँ भाई, ये जो पैरासिम्पैथेटिक है वो वेगस वेगस नर्व की ब्रांचेस होती हैं दो, सुपीरियर और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, उनसे सप्लाई होती है, और सिंपैथेटिक जो नर्व सप्लाई होती है वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया से सप्लाई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इंफीरियर ऑफ द लेरिंग्स, यानी कि लेरिंग्स के अंदर अब आपको क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट लिखो, इसमें लिखो कि वोकल कॉर्ड्स आर फाउंड इंफीरियरली इंटीरियरली इंटीरियरली इंटीरियर ऑफ द लेरिंग्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं। अब वोकल कॉर्ड्स बेसिकली क्या है, तो इसमें लिख लो वोकल कॉर्ड्स आर vocal cords are two yellow folds of mucous membrane। आप लिख लो म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं बेसिकली क्या है, वो टू पेल या फिर टू येलो फोल्ड्स होती हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की। ठीक है, अब जो ये बेसिकली जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो लेरिंक्स में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ से हवा निकलेगी और हवा इन वोकल कॉर्ड्स को हिलाती हुई जाएगी, जिससे क्या होगा, वाइब्रेशन यानी कि साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और ये क्या कह रहा है कि जो वोकल कॉर्ड्स है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, दीज आर फ्री एडजेस, है ना। तो क्या कह रहा है कि जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो ऐसे जैसे फ्री को, जैसे दो किनारे होते हैं ना फ्री के, है ना, फ्री जैसे घूम रहे हैं फ्रीली हैं, जो जिनका अटैच सिर्फ एंटीरियर और पोस्टीरियरली है ना। जैसे आप मान चलो, आप जैसे कोई धागा होता है, ये होता है ना, इसको मैंने पकड़ रखा है, ये बीच में से फ्री है, ये यहाँ से अटैच और यहाँ से अटैच, तो यही कह रहा है कि जो मेरी वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो फ्री एडजेस होते हैं, है ना, और ये स्ट्रेच होते हैं, दे स्ट्रेच अक्रॉस द लेरिंगियल ओपनिंग, है ना, एंड यहाँ पर लिख लो, एंड स्ट्रेच्ड across the laryngeal opening। ठीक है, ये समझ में आया कि जो मेरी ये होती हैं, क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स होती हैं, ये फ्री एडजेस होती हैं और स्ट्रेच होती हैं कहां पर, लेरेंजियल ओपनिंग के ऊपर होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं एक्सटेंडेड की, तो दे एक्सटेंड फ्रॉम एंटीरियर वॉल ऑफ थायराइड कार्टिलेज। मैंने क्या कहा है कि जो मेरी एक्सटेंड होती है एंटीरियर वॉल से, अब आपने थायराइड कार्टिलेज बड़ा सुना, ये वाला जो प्रोमिनेंट हिस्सा है, ये यहीं से यहाँ से स्ट्रेच होती है और पीछे की तरफ चली जाती हैं, अटैच फ्रॉम एंटीरियर वॉल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू टू पोस्टीरियरली टू पोस्टीरियरली, नहीं, एक्सटेंड होती है थायराइड कार्टिलेज से, ऐसे लिखो, एंड एंड अटैच posteriorly to the arytenoid cartilage। ठीक है, अगर आप इस डायग्राम को यहाँ पे देखोगे, ये वाला है, देखो ये वाला है ना, ये मैंने बताया था, ये आपके आर्टेनॉइड कार्टिलेज है, ये वाला आर्टेनॉइड कार्टिलेज है दो। तो क्या कह रहा है, आगे की तरफ से, यहाँ से ये एडम एप्पल आगे की तरफ है, तो यहाँ से दो वोकल कॉर्ड आएंगी, एक इस पे अटैच हो जाएगी और एक इस पे अटैच हो जाएगी। और मैंने कहा था कि जो आर्टेनॉइड कार्टिलेज है वो हाईली मूवेबल कार्टिलेज है ना, ये मूव करेगा, ये क्या करेगा, मूव करेगा, और जब ये मूव करेगा तो आपकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो खुलेंगी और वो क्लोज होंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया कि मेरा जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो एक्सटेंड होती हैं फ्रॉम एंटीरियर पोर्शन से थायराइड को, यानी एडम एप्पल से अटैच होती है, पीछे की तरफ चली जाती है और किससे अटैच हो जाती है, आर्टेनॉइड कार्टिलेज से अटैच हो जाती है ना। एक बार इनका डायग्राम देख लो, ये देखो, ये वोकल कॉर्ड्स हैं,
ये आपको दिख रही है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये मेरी है वोकल कॉर्ड्स। ये क्या है? वोकल कॉर्ड। और जो ये नीचे वाला पोर्शन दिख रहा है ये है लैरिंक्स, ये है लैरिंक्स, और ये मेरी है वोकल कॉर्ड्स। तो उसने वही कहा है कि ये दो पेल कलर की ट्यूब्स हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की ट्यूब्स हैं, जो लैरिंक्स के ऊपर है, लैरिंक्स के ऊपर फैली हुई है। अब लैरिंक्स से हवा आएगी, लैरिंक्स से निकलेगी हवा, और वो हवा इन दोनों ट्यूब्स को वाइब्रेट करके बाहर निकल जाएगी, और जैसे ये वाइब्रेट होंगे तो यहीं से प्रोड्यूस होता है साउंड, और इसीलिए लैरिंक्स को बोला जाता है वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये वाला डायग्राम देख लो। ये वेस्टिबुलर फोल्ड्स है, मसल्स है, ये एपिग्लॉटिस है, यहाँ पे ही आपकी ये वाला जो साइड है ना, अगर मैं इस वाले साइड को ये बोलूं, ये वाला जो साइड है ये मेरा एंटीरियर पोर्शन है, ये मेरा एंटीरियर पोर्शन है, यानी कि एडम एप्पल वाला। कौन सा? एडम एप्पल वाला। और जो ये पीछे की तरफ यहाँ पे अटैच हो रही है, ये अटैच हो रही है आर्टिनॉइड कार्टिलेज से। अब ये कार्टिलेज क्या करेगा? सपोज करो ये कार्टिलेज यहाँ है, अभी तो ये खुला हुआ है, आगे क्लोज कैसे होगा कि ये इधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ, और ये मेरी ट्यूब है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी, तो मेरा जो वोकल कॉर्ड्स है वो क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं। हाउ मसल कंट्रोल वोकल कॉर्ड्स। अब जो इसकी सराउंडिंग की मसल्स थी, है ना, जो ये सराउंडिंग इस वोकल कॉर्ड के चारों तरफ जो ये मसल्स आपको दिख रही हैं, ये मसल्स कैसे वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करती हैं? तो लिखो, अभी जो ये है ना, ये है, इसको बोलते हैं ओपन। मेरी जो वोकल कॉर्ड्स है ये ओपन है, और इसकी सराउंडिंग मसल जो है वो रिलैक्स है। तो लिखो कि व्हेन व्हेन मसल कंट्रोल वोकल कॉर्ड्स, यानी कि जब वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करने वाली मसल क्या होती है? रिलैक्स होती है। क्या होती है? रिलैक्स होती है। तो जो मेरी वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स आर ओपन, जिसको हम कई बार बोलते हैं नॉन एज एबडक्टेड। एबडक्टेड, यानी अगर आपको कोई आपसे कोई पूछे आगे कि वोकल कॉर्ड्स एबडक्टेड है, एबडक्टेड का मतलब होता है एक दूसरे से अलग अलग, है ना। इस वाले पोर्शन में देखो कि ये जो दोनों वोकल कॉर्ड्स हैं, ये दोनों वोकल कॉर्ड अपने आप से एक दूसरे से अलग अलग है, तो यानी कि एबडक्टेड है, यानी कि ओपन है। ठीक है, तो वोकल कॉर्ड ओपन होती हैं अगर इस फेज में, यानी कि इस फेज के दौरान जो मेरी वोकल कॉर्ड ओपन है, इफ द vocal cords vibrate in this position, देन यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो लो पिच साउंड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो क्या कहा है कि अगर मेरी वोकल कॉर्ड्स ओपन है, ठीक है, अगर इसके कंट्रोल करने वाली जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हैं और वोकल कॉर्ड ओपन है, तो यहाँ पे गैप दिख गया लेरिंग्स में, तो यहाँ से आराम से हवा पास हो सकती है, और जब आराम से हवा पास होगी तो जो मेरी वोकल कॉर्ड्स है वो कम वाइब्रेट होंगी, और जब वो कम वाइब्रेट होंगी तो वहां से जो आवाज है, जो साउंड है, वो लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि वेन मसल्स, वेन वोकल कॉर्ड, व्हेन मसल कंट्रोल, हाँ ऐसे लिखो, व्हेन मसल कंट्रोलिंग वोकल कॉर्ड आर कॉन्ट्रैक्टेड, जब ये इनको कॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि वोकल कॉर्ड को कंट्रोल करने वाली मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहाँ पे क्या हुई थी? रिलैक्स हुई थी, तो वोकल कॉर्ड क्या हो गई? खुल गई, ओपन हो गई, यानी कि एबडक्टेड हो गई। और जब मेरी वोकल कॉर्ड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, टाइट हो रही है, तो मेरी वोकल कॉर्ड कैसी हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। वोकल कॉर्ड्स आर क्लोज्ड, और इसी को हम बोलते हैं नॉन एज एडक्शन। ध्यान रखना दोनों वर्ड्स को, एबडक्शन दूर जाना, एडक्शन पास आना। तो यहां पे मेरी वोकल कॉर्ड्स ये खुली हुई थी, अब ये वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाएंगे ऐसे, है ना। इस वाला डायग्राम में देखो, ये वाली, ये मेरी वोकल कॉर्ड्स ये ओपन है और ये मेरी वोकल कॉर्ड्स क्लोज है। ठीक है, तो जैसे ही मेरी वोकल कॉर्ड्स क्लोज होंगी, अब इस
पोजीशन में अगर हवा यहां से बाहर निकलेगी, लेरिंग्स से हवा बाहर आएगी, तो यहाँ पे स्पेस कम है, और स्पेस कम है तो बहुत तेजी से वो हवा बाहर आएगी, और तेजी से बाहर आएगी तो वोकल कॉर्ड्स ज्यादा वाइब्रेट होंगी, और वो ज्यादा वाइब्रेट होंगी तो वहां से हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो वोकल कॉर्ड है, अगर वो वोकल कॉर्ड आपकी एक मिनट, अगर आपकी वोकल कॉर्ड, क्या हो गया, वीडियो चल रही है क्या? हाँ वीडियो चल रही है। अगर आपकी वोकल कॉर्ड क्या हो गई है, क्लोज हो गई है, और वहां से हवा निकल रही है, तो वहां पे वो ज्यादा वाइब्रेशन होगा। तो इस पॉइंट में लिखो, इफ vocal cords vibrate in this position, then क्या होगा, ये वाइब्रेट होंगी तो यहां से हाई पिच साउंड इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि अगर वोकल कॉर्ड्स क्लोज हैं, जो हमको जिन्हें हम बोलते हैं एडक्शन, तो अगर उस पोजीशन में हवा बाहर निकलेगी तो वोकल कॉर्ड्स ज्यादा वाइब्रेट होंगे, और ज्यादा वाइब्रेट होंगे तो वहां से हाई पिच ऑफ साउंड प्रोड्यूस होगा। तो आप देख रहे हो कि जो पिच ऑफ साउंड है, ये डिपेंड करती है कि जो वोकल कॉर्ड है वो कैसी है। अगर वो लूज है तो वहां से लो पिच साउंड प्रोड्यूस होगा, अगर वो टाइट यानी कि स्ट्रेट हो गई है बिल्कुल, तो वहां पे क्या होगा, हाई पिच साउंड होगा। तो बेसिकली जो मेरी वोकल पिच ऑफ साउंड है वो डिपेंड करती है टेंशन ऑफ द वोकल कॉर्ड, यानी वोकल कॉर्ड के अंदर कैसा खिंचाव है। अगर खिंचाव हल्का है तो यानी कि वोकल कॉर्ड्स खुली हुई हैं, अगर खिंचाव ज्यादा है तो वोकल कॉर्ड्स क्लोज हैं, और जब वोकल कॉर्ड्स क्लोज होंगी तो हाई पिच साउंड होगा, और जब वोकल कॉर्ड खुली होंगी, लूज होंगी, तो वहां से लो पिच साउंड होगा। ठीक है, तो चले आगे। ये वोकल कॉर्ड्स देख लो, ये खुली हुई हैं, यहाँ पे जो टेंशन है वो लूज है, यानी कि टेंशन कैसी है, लो, इसलिए ओपन है। यहाँ पे जो टेंशन है वो हाई है, यानी कि खिंचाव ज्यादा है, तो ये क्लोज हो गई, और इस वाले एरिया में हाई पिच साउंड होती है, हाई पिच, और यहाँ पे होती है लो पिच। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द पिच ऑफ द साउंड इज डिपेंड ऑन द, अभी हमने पढ़ा कि जो पिच ऑफ साउंड है वो डिपेंड होता है टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहा है, स्पेस बिटवीन द वोकल कॉर्ड इज नोन एज, जो ये स्पेस है ना, ये स्पेस जो यहाँ पे दिख रहा है इस वोकल कॉर्ड, दोनों वोकल कॉर्ड के बीच में, इस स्पेस को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। और इसी के ऊपर आपका जो एपिग्लॉटिस था, है ना, एपी के मतलब ऊपर, ग्लॉटिस का मतलब ग्लॉटिस, ये वाला स्पेस, लेरेंजियल लेरेंक्स की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग के ऊपर जब एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है तो उसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो यहाँ पे पूछा है कि स्पेस बिटवीन वोकल कॉर्ड्स, दो वोकल कॉर्ड के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो कहलाता है ग्लॉटिस। वो क्या कहलाता है, ग्लॉटिस। आई होप ये यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फंक्शंस ऑफ लेरिंग्स। तो फंक्शन ऑफ लेरिंग्स में पहला क्या होगा, अभी आपने पढ़ा कि यहाँ पे वोकल कॉर्ड का जो था वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, वाइब्रेट हो रही तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो फंक्शन होगा, पहला होगा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अभी हमने देख लिया कि अगर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट होंगी तो हाई पिच साउंड होता है, लो, और अगर वो खुली हुई है और लो वहां पे फोर्स लग रहा है तो लो पिच साउंड होता है। दूसरा स्पीच, दूसरा स्पीच। स्पीच कैसे होता है, वोकल कॉर्ड से वाइब्रेट होती हैं, वाइब्रेट की वाइब्रेशन जो जाती है वो आगे जाके टंग, चिक, और इस पूरे के पूरे उसमें वो उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देती है, यानी जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी टंग, मेरा माउथ के अंदर जो इनर पोर्शन है, चिक है, वो सारे के सारे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, वहां पे कोई भी एब्नॉर्मलिटी है नहीं, इसलिए मैं क्लियर बोल पा रहा हूँ, क्योंकि नीचे से वोकल कॉर्ड्स अपना वाइब्रेशन जनरेट कर रही है और वो आगे जाके रेजोनेंस हो रहा है मेरे माउथ वाले एरिया में आकर, वहां से स्पीच प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट होता है, आपने देखा कि एपी जो लेरिंग्स था, वो लेरिंग्स के अंदर, लेरिंग्स के बाद हमारा अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म हो जाता है और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है, और लेरिंग्स में आपने एक स्ट्रक्चर पढ़ा एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या कर रहा था, बेसिकली कोई भी अदर पार्टिकल को एंटर होने से प्रिवेंट कर रहा था, कहां पे, लेरिंग्स के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर। तो हम क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है। नेक्स्ट, एक सिंपल सा कि ये पैसेज वे है, पैसेज वे ऑफ एयर। ठीक है, और ये हमारी जो यहाँ ये सेम इसका जो लाइनिंग होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, सीलिया प्रेजेंट होते हैं ना, तो ये भी क्या करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, वार्म करेगा और फिल्टर करेगा एयर को। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो,
ह्यूमिडिफाइंग, filtering एंड वार्मिंग ऑफ एयर। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो ये इसके फंक्शंस हैं। पहला प्रोडक्शन ऑफ साउंड, स्पीच, प्रोडक्शन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, पैसेजवे ऑफ एयर एंड ह्यूमिडिफाइंग फिल्टरिंग एंड वार्मिंग ऑफ एयर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। तो थैंक यू, आपने कंप्लीट कर लिया है लैरिंग्स को। आज की क्लास में हमने पढ़ा एपिग्लॉटिस, क्रिकोइड कार्टिलेज, आर्टरनेट कार्टिलेज। ठीक है, आर्टरनेट कार्टिलेज के बाद आपने पढ़ा क्या पढ़ा हमने आर्टरनेट कार्टिलेज के बाद? हाँ, ये राइट, ब्लड सप्लाई पढ़ी। ब्लड सप्लाई से नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई के बाद इंटीरियर ऑफ द लैरिंग, जिसमें आपने पढ़ा वोकल कॉर्ड्स को, वोकल कॉर्ड्स की मसल्स को, वो कैसे कंट्रोल करती हैं, हाई पिच साउंड कब प्रोड्यूस होती है, लो पिच साउंड कब प्रोड्यूस होती है, वोकल कॉर्ड्स बंद कब होती हैं, वोकल कॉर्ड्स खुलती कब है। ठीक है, इसके बाद आपने पढ़ा बस द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन द टेंशन ऑफ वोकल कॉर्ड, और वोकल कॉर्ड्स के बीच वाले स्पेस को हम बोलते हैं ग्लॉटिस। इसके बाद आगे फंक्शंस, जिसमें आपने 5 फंक्शंस पढ़े हैं। तो ये आपने खत्म कर दिया लैरिंग्स को। अगर लैरिंग्स में कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें ग्रुप में बताएं, हमारे ग्रुप के साथ से ग्रुप में डाउट शेयर कर लेना। और अगर वहां पे नहीं कर पाते तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट डाल सकते हो, वहां पे भी आपको इसका वो मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको लैरिंग्स प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको बहुत इजी वे में ये क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता तो मुझे बता सकते हो। और चलो इतना ही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।